हेलो गाइस, तो अभी हम देखेंगे गुलाम वंश। और गुलाम वंश को ही हम कहते हैं दास वंश। ओके, सो गुलाम वंश को आप हमेशा याद रखोगे कि गुलाम वंश को ही क्या कहते हैं हम, दास वंश। सो हम एक एक करके देखते हैं गुलाम वंश में कौन कौन शासक किया, कौन कौन शासक प्रसिद्ध है। ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और शासकीय वंश था। क्या था ये? जो गुलाम वंश था वो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक काल का एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक और शासकीय वंश था। ओके, इस वंश के शासक ने दिल्ली सल्तनत के पहले 3 चरणों कुतुबिया और उसके बाद के शासकों को चलाया। गुलाम वंश के शासक मुख्य रूप से वे लोग थे जो किसी समय के दास या गुलाम थे। गुलाम वंश किसे कहा जाता? गुलाम वंश के शासक मतलब कि क्या थे? जैसे पहले का राजा क्या था? राजा था, ठीक है। जो राजा का गुलाम होता था वही जो शासक बना उसे क्या कहते हैं? गुलाम वंश या दास वंश। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, गुलाम वंश के शासक मुख्य रूप से वे लोग थे जो किसी समय के दास या गुलाम थे, मतलब किसी राजा के दास या गुलाम थे, जिन्हें बाद में सुल्तान के उच्च पदों पर स्थानांतरित किया गया और वे स्वयं शासक बने। गुलाम वंश के प्रमुख शासक और इतिहास। गुलाम वंश का शासन लगभग 1206 से 1290 तक चला। गुलाम वंश का शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय डेट हमेशा आप याद रखोगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का शासक कितने से कितने वर्षों तक चला? तो ये 1206 से 1290 तक चला। ओके, इस समय में कोई महत्वपूर्ण शासक, बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और उनकी राजनीतिक एवं प्रशासन को आकार दिया। क्या कह रहा है? इस समय में बहुत महत्वपूर्ण, कई महत्वपूर्ण मतलब कि विभिन्न तरीके के शासक बने जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और उसकी राजनीति एवं प्रशासन को आकार दिया। ओके, अब जैसे है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक क्या था? 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक 1206 से 1210। हमेशा आप ये बात याद रखना कि हमेशा डेट माइंड में होना चाहिए, हमेशा डेट के ऊपर कोई भी डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आप कोई पूछ दे गुलाम वंश का मतलब कि शासन कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 तक था। कब तक था? 1206 से 1290 तक था। कितने साल से? 1206 से 1290 तक। टोटल कितने थे? 84। ओके, 84 साल तक शासन किया। कौन सा? गुलाम वंश। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल क्या था? 1206 से 1210। क्या था? 1206 से 1210। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो पहले मोहम्मद गजनवी के दरबार का गुलाम था। गुलाम वंश का पहला शासक क्या था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। शासक कितने से कितने तक गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था? तो 1206 से 1210। कितने साल तक? ओनली 4 साल तक। ओके, कितने साल तक था? 4 साल तक था। 1210 से 1206 से 1210 से तक किसका शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, जो पहले मोहम्मद गजनवी के दरबार का गुलाम था। ये गुलाम किसका था? मोहम्मद गजनी के। ओके, मोहम्मद गजनी के दरबार का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक 4 साल का था। कब से कब था? 1206 से 1210 ईस्वी तक। ये किसका गुलाम था? तो ये था मोहम्मद गजनी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गजनी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। किसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह मोहम्मद गौरी के अधीन एवं सेनापति था और उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन छोटा था। वह 1210 में एक खेल के दौरान मरे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन छोटा सा था, छोटा मतलब कि समय छोटा था, ओनली 4 ईयर का था। ओके, वो 1210 में एक खेल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
अब आपके मन में होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से खेल के दौरान मृत्यु हुई थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ओके, कुछ चीजें आप खुद सर्च किया करो। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो आप जरूर बताएं। खेल के दौरान वो भी कहा जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कैसे कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में, जैसे पोलो खेलते समय हुई दुर्घटना में हुई थी। पोलो खेलते समय, पोलो क्या होता है, घोड़े से गिरने के कारण वो घायल हो गया था। उसे लाहौर के अनारकली बाजार में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर के अनारकली बाजार में दफनाया गया था। ओके, सो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, गुलाम वंश में पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कितने से कितने था? 1206 से 1210। कितने ईयर का था? 4 ईयर का शासन। सबसे मतलब कि बहुत ही कम शासक ये रहा। और इसको पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अब हम देखेंगे अल्तमश। अल्तमश क्या है? अल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली अधिकारी था। अल्तमश क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली उत्तराधिकारी था। वह भी एक गुलाम था। अल्तमश क्या था? एक गुलाम था, लेकिन उसने अपनी योग्यता और साहस से खुद को प्रमुख बना लिया। अल्तमश क्या क्या था? अपनी वीरता और शासक से खुद को प्रमुख बना लिया। ओके, अल्तमश ने दिल्ली सल्तनत को एक समृद्ध और मजबूत राज्य में परिवर्तित किया। अल्तमश ने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत को एक समृद्ध और मजबूत राज्य के रूप में परिवर्तित किया। उसने दिल्ली को एक प्रमुख प्रशासनिक और सैन्य केंद्र के रूप में स्थापित किया। ओके, अल्तमश ने अपना शासन स्थापित करने के लिए कई प्रमुख सुधार किए, जैसे कि तैमूर की हुकूमत की पुष्टि करना और सुल्तान के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करना। अल्तमश के शासन में ही सुल्तान की सत्ता मजबूत हुई और उसने दिल्ली में एक ठोस प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। अल्तमश की शासन प्रणाली क्या थी? 1211 और 1211 से 1236 तक। ओके, 1211 से 1236 तक शासन था। रजिया सुल्तान। अब इसके बाद क्या हुआ था? अल्तमश के बाद रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान अल्तमश की पुत्री थी। अल्तमश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो अल्तमश के उत्तराधिकारी कौन बनी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की शासनकाल कितनी थी? 1236 से 1240। रजिया सुल्तान अल्तमश की पुत्री थी और उसने दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला। रजिया एक योग्य शासक मानी जाती है और उनमें पुरुषों के बीच में एक महिला के रूप में शासन किया। ओके, रजिया सुल्तान क्या थी? उन्होंने एक महिला थी और उन्होंने पुरुषों के बीच में एक महिला के रूप में शासन की। रजिया ने अपने पिता के शासन की नीतियों को आगे बढ़ाया और उसे काफी सम्मान मिला, लेकिन कुछ विशेष वर्गीय अधिकारियों ने उसका विरोध किया, अतः उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया सुल्तान काम अच्छा की, लेकिन उन्होंने मतलब कि जैसे कुछ होता है ना विरोधी, उन्होंने विरोध किया और उससे कम ही समय में रजिया सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया, शासक से। और नेक्स्ट कौन है रजिया सुल्तान के बाद? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का शासन था 1266 से 1287। क्या था? 1266 से 1287। रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन जो एक गुलाम था ने दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला और अपनी ताकत और प्रशासनिक क्षमता से सल्तनत को मजबूती प्रदान की। गयासुद्दीन बलबन क्या था? वो भी एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला और अपनी ताकत और प्रशासनिक क्षमता से सल्तनत को मजबूती प्रदान की। बलबन ने सत्ता को केंद्रित किया और अधिकारियों का नियंत्रण बढ़ाया। उसने अपने प्रशासनिक आदेशों और न्यायिक सुधारों के माध्यम से शासन को स्थिर किया।
ओके, बलबन ने अपने समय में राजपूतों और मंगोलों से संघर्ष किया और उन्हें नियंत्रित किया। बलबन ने क्या किया था? गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था? राजपूतों और मंगोलों से संघर्ष किया और उन्हें नियंत्रित किया। ओके, अब देखेंगे बलबन के बाद 1287 से 1290। बलबन के बाद उसकी मृत्यु के बाद उसके वंशजों का शासन कमजोर पड़ गया और दास वंश का अंत हुआ। ओके, इस समय दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप दास वंश का अंत हुआ और फिर तुगलक वंश का शासन शुरू हुआ। ओके, गुलाम वंश का प्रभाव क्या था? प्रशासनिक सुधार। गुलाम वंश के शासकों ने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। उन्होंने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठाए, जैसे कि सेना का सुधार, कर प्रणाली में बदलाव, ओके, और सैन्य विस्तार। गुलाम वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार किया। गुलाम वंश के शासकों ने ही दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया था, खासकर बलबन और अल्तमश के समय में। उन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया। सामाजिक स्थिति क्या थी? गुलाम वंश के शासकों का प्रशासनिक कार्यों में दासों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके कारण दासों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, लेकिन साथ ही यह वंश साम्राज्य के अंदर शक्ति संघर्षों और अस्थिरता का भी कारण बना। अब हम देखेंगे नेक्स्ट खिलजी वंश। सो अभी यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? खिलजी वंश। ओके।